गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम फिर पॉलिटी के बाकी अध्याय शुरू करेंगे। बेसिक बात हमने आपको बता दिया था और उसके साथ हम देखेंगे कि राज्य व्यवस्था के बाकी टॉपिक क्या है। आपने जब राज्य व्यवस्था कभी पढ़ा होगा तो देखोगे प्रस्तावना से बात शुरू होती है, लेकिन हमारा अध्ययन प्रस्तावना से नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या है कि मान लो कि हम किसी दुकान पे गए और हमने कहा भाई जूस हमें पीना है, तो उसने कहा कि जूस आप ले लो, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाया उसमें कौन कौन से फ्रूट लगे हुए हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि पहले फ्रूट देख लिया जाए फिर जूस देख लिया जाए। चूँकि प्रस्तावना पूरे संविधान का सारांश है, जूस है, तो पहले मैं एक जरा गाली, मूली, गाजर और एप्पल, ऑरेंज, ये सारे एक एक से फ्रूट्स को देख लें, फिर उसके बाद हम कॉम्प्रेस करके उसको प्रस्तावना बना देंगे। तो इसलिए प्रस्तावना हम सबसे अंत में पढ़ेंगे, यानी हमारे सिलेबस में बड़ी सारी चीज़ें जैसी लिखी गई हैं उस क्रम में हम नहीं पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे एक एक करके आएंगे और हम एक शुरू से टॉपिक शुरू करेंगे, इसका नाम फंडामेंटल राइट। हमारा अध्ययन ऐसे रहेगा, फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटी यानी निदेशक तत्व, फिर इस क्रम में आगे बढ़ेंगे संघवाद, ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए जरा देखें कि मूल अधिकार, अब हम पहला सिलेबस का पार्ट शुरू कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा प्रस्तावना भी आगे हम पढ़ेंगे, नागरिकता भी हम पढ़ लेंगे थोड़ा अध्ययन के बाद, लेकिन जो पहला मूल पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो पहले मूल अधिकार में पढ़ेंगे क्या क्या, एक आपको क्रम बना दे उसके बाद फिर हम देखें कि इसका अध्ययन हम कैसे करते हैं। मूल अधिकार में जिन चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे उसमें पहले हम ये देख लेंगे कि मूल अधिकार के प्रकार कितने हैं, यानी कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में है। और अगर उन फंडामेंटल राइट की बात करें तो देखिए समानता का अधिकार, और एक एक की चर्चा करेंगे, यानी कि कितने प्रकार के अधिकार हमारे संविधान में है। पहला समानता का अधिकार, उसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद फिर, और अगर आर्टिकल आप जानना चाहें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें है अनुच्छेद 23-24, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। पहले हम देख लें क्या पढ़ना है हमें, फिर देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और आपको बता दें आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके विचार हम पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा वो हमें कहाँ पता चल जाएगा। हमेशा बच्चों में विचार देखना है, नजरिया बदलना है, इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर तथ्य पर आएंगे। पहले आप आर्टिकल के पीछे मत पढ़िए कि अनुच्छेद 14 पढ़ना शुरू कर दिया, 15 पढ़ना शुरू कर दिया। पहले जब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, उसके बाद फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार राइट ऑफ माइनॉरिटीज, और फिर ये है 29-30। एक अधिकार जो मूल संविधान में था अभी उसको डिलीट कर दिया गया है, उसको मार के भगा दिया गया है, वो बेचारा था संपत्ति का अधिकार, इसलिए अब तो वो रहा नहीं, लेकिन प्रकार में अंतिम है, छठा है, 6 है। ये हमें सारे मूल अधिकार के प्रकार पढ़ने हैं। जो छठा हमें पढ़ना है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इतने प्रकार के अधिकार हमें पढ़ने हैं। अब फिर जब हम पढ़ लेंगे एक एक करके, फिर इन सब में अंतर संबंध आपको बताएंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये प्रकार देख लिया, फिर हम क्या देख लेंगे कि अधिकारों का फिर महत्व क्या है,
अधिकारों का हम इम्पोर्टेंस आप देखेंगे कि अधिकार न हो तो क्या होगा, यानी क्यों अधिकार को फंडामेंटल कहा जाता है, इसी बात से हम महत्व देखेंगे। यानी क्यों ऐसा है कि हम अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं, क्या मूल के अलावा भी कुछ अधिकार है, इसे मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, इसका महत्व क्या है, इस बात को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या मूल अधिकार छीने जा सकते हैं, क्या मूल अधिकारों का संशोधन संभव है, क्या ये छीने जा सकते हैं, क्या मूल अधिकारों पर संशोधन संभव है, या मूल अधिकारों पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। यानी ये कह लीजिए कि आप इसी बात को ले, मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, नेचर। प्रकृति का मतलब है निरपेक्ष है या सापेक्ष है। मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, निरपेक्ष है या सापेक्ष है, ये भी हम देखेंगे। मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, और अब जानते हैं जितने वर्तमान विवाद है सारी बात हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे मूल अधिकारों के नेचर देखने के बाद फिर देखेंगे कि मूल अधिकार का मूल कर्तव्य और निदेशक तत्व के साथ क्या संबंध है। मूल कर्तव्य का और मूल अधिकार का निदेशक तत्व के साथ संबंध, निदेशक तत्व के साथ संबंध, ये पॉइंट हम देखेंगे। इतनी बात हमें मूल अधिकारों में पढ़ना है। प्रकार क्या है, महत्व क्या है, फंडामेंटल क्यों कहलाते हैं, और उसमें आप जानते हैं हमारे वर्तमान विवाद खूब देखेंगे। और फिर उसमें संशोधन कैसे है, सीमा क्या है, यानी क्या मूल अधिकार छीना जा सकता है, क्या मूल अधिकार को हम हटा दें, इस पर विचार करेंगे। और फिर क्या इसकी प्रकृति क्या है, यानी प्रकृति का मतलब है जैसे हम कहते हैं मानव स्वभाव कैसा है, अच्छा है, बुरा है, नकारात्मक है, सकारात्मक है। और कई बार तो ऐसे भी डिवीजन होते हैं कौन से मूल अधिकार नागरिकों को है, कौन से मूल अधिकार विदेशियों को है। ये सभी बेसिक बातें आपको हम बता देंगे। और फिर हम देखेंगे मूल कर्तव्य और निदेशक तत्व के बीच में क्या संबंध बनता है। लेकिन हम शुरू क्या करेंगे, मूल अधिकार। पहला हम देखेंगे प्रकार, इसलिए भाग 3। अब जरा सोच के देखिए, मूल अधिकार पर आने से पहले आपको ये बता दें, अगर भारतीय संविधान एक हमारा घर है तो वही घर तो हम बनाते हैं, और घर में एक एक ईंट लगाया, दीवार बनाई, उसके बाद फिर अपने बिस्तर लगाया। अगर भारतीय संविधान घर है और घर बनाने वाले हम हैं, तो अब सवाल है कि जब हम घर बनाएंगे तो घर बनाने वाला अपने लिए तो घर में विशेष इंतजाम करेगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि संविधान बनाने वाले हम भारत के लोग हैं। अब जब हम भारत के लोगों ने ही संविधान बनाया तो अपने लिए कोई खास बात तो रखेंगे, भाई अपने लिए घर बना दिया और पता चला कि अपने लिए कोई खास कमरा बनाया ही नहीं। इसलिए भाग 3 अपने लिए हमने रखा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इसका मतलब है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, ये हमारे लिए थोड़ी था। लेकिन जो चीज हमने सबसे महत्वपूर्ण रखी वो था मूल अधिकार। क्योंकि हकीकत की बात तो ये है, अगर आप ये पूछे हमसे कि भारतीय संविधान में हम कौन सा एक ऐसा भाग हटा दे कि भारतीय संविधान उत्तर कोरिया जैसा हो जाए, तो उसका उत्तर है भाग 3। यानी कुल मिला के अगर भारत में लोकतंत्र है तो दोस्तों बिना मूल अधिकारों के तो लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं है। और आप यकीन मानिए अगर मूल अधिकार ना होता फिर तो सरकारी तानाशाही हो जाती। इस वजह से इस अध्याय का बड़ा महत्व है, इस भाग का बड़ा महत्व है। और ये भी आप देख लीजिए, कहा भी जाता है भारतीय संविधान में 60% भाग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में 60% भाग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है, लेकिन उसमें जो भाग नहीं था मूल अधिकार, आप जरा सोच के देखिए अधिकार का महत्व क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर इतना दिन शासन करते रहे। अरे अंग्रेजों के समय भी वायसराय था, अब राष्ट्रपति के बजाय वायसराय कह लीजिए। अंग्रेजों के समय भी तो मुख्यमंत्री का अंदर प्रीमियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से प्रीमियर था। यानी मेरे दोस्तों आपको याद दिला दें, अंग्रेज आए थे तो हमारे यहाँ बाकायदा सरकार थी, और सरकार तो कितने जमाने से रही हुई है। लेकिन जो बात पहली बार हमें मिला, फंडामेंटल राइट, कितनी बड़ी बात थी। इसे दोस्तों हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
और जब हम तूफान से किश्ती निकाला हमने, उस किश्ती में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें दिखी, फंडामेंटल राइट। इसमें संविधान की शुरुआत भी की फंडामेंटल राइट से। कितनी महत्वपूर्ण बात थी। और कई बार तो लोग अनचाहे में बात कह देते हैं कि अरे अंग्रेजों के समय हम बड़े अच्छे थे, पुलिस बड़ी अच्छी थी। अरे मेरे दोस्तों, अंग्रेजों के समय कितने लोग मार पीट के अंडमान भेज दिए जाते थे, उनका आज तक पता नहीं चला। लेकिन आज फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब है कि हमसे अगर मोदी भी नाराज हो जाए, नीतीश कुमार भी नाराज हो जाए, वह प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी हैसियत वाले लोग हैं, तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखिए, फंडामेंटल राइट हमें है, प्रधानमंत्री को नहीं है। प्रधानमंत्री को तो लगाया गया हमारी सेवा करने के लिए, हमारा फंडामेंटल राइट ये कहता है। लेकिन अब कहेंगे सर कैसे, तो बात थोड़ी शुरुआत कर दे कि प्रकार क्या है, समानता, स्वतंत्रता, और कैसे सबके संबंध आपस में बनते हैं। पहले एक एक बताएंगे, फिर आपस में संबंध बताएंगे, और फिर अब देखेंगे क्या जबरदस्त अधिकार हमें संविधान निर्माताओं ने दे दिया। और ये अधिकार हमने अमेरिकी संविधान निर्माताओं से सीखा। यानी अमेरिका के संविधान निर्माताओं के इसलिए भारत पर बड़ा प्रभाव है। और इसलिए दिखता है मेरे दोस्तों, केवल चुनाव करा लेना ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है कि हमने 17 लोकसभा चुनाव करा लिए, 25 विधानसभा चुनाव करा लिए। लोकतंत्र की असली निशानी तो ये है कि लोगों को फंडामेंटल राइट कितना है। तो अब जरा देखिए फंडामेंटल राइट कैसा है, जरा आपको याद दिला दें। अब जरा देखिए, पहला हम देखेंगे समानता का अधिकार। अब एक एक अधिकार की बात हम कर लें। अब हम पहला क्या देखेंगे, समानता का अधिकार। तब तो हमें बात स्पष्ट होगी कि इसका कितना ज्यादा महत्व है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और हमने पहले कहा कि हमें पहले विचार पर आना है। अनुच्छेद हम देख लेंगे, अनुच्छेद तो सीधे अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार में। 15, 16, 17, 18 चार समानता की बात की गई है, लेकिन चारों में सबसे महत्वपूर्ण 14। ये भी आप कहेंगे सर 14 समानता से फंडामेंटल राइट शुरू हो रहा है, आजादी से नहीं। कहाँ किसी चीज की शुरुआत हो रही है, इसका भी बड़ा महत्व होता है। और समानता की सीधी सी बात है, आप याद रखिए समानता का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ बात ध्यान में रखने की है, हमने पहले भी कह रखा है, हमारे यहाँ विधि के शासन से देश चलता है, बागेश्वर धाम से नहीं। आजकल आपने खूब न्यूज़ में सुन रखा होगा। मेरे बच्चों, ये देश हमारा विधि से चलता है, बात ध्यान रखिए। यानी हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ से नहीं, परंपरा से नहीं, प्रथा से नहीं, संविधान में लिखा। और प्यारे बच्चों, ये देश विधि से चलता है, इसीलिए इस देश में क्या है, विधि का शासन है। बात ध्यान रखने की है, यानी बार बार इस बात को रिपीट करेंगे। इस देश में विधि का शासन है, धर्म का नहीं, परंपरा का नहीं, प्रथा का नहीं। अब विधि का शासन है तो आप जानते हैं विधि हमारे यहाँ संसद बनाएगी, राज्य में विधानसभाएं बनाएगी। लेकिन क्या इस विधि में, क्या ये विधि, क्योंकि विधि जब संसद बना देगी, विधानसभा बना देगी, जरा सोच के देखिए। अब मान लीजिए हमने कोई बना दिया घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, या अभी इसका एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे, एक हमने विधि बना दिया, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पर्यावरणीय विधि, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अगर मान लीजिए हमने कोई विधि बना दिया, तो संसद ने जो विधि बना दिया उस विधि के समक्ष सभी समान होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। सभी समान का मतलब है, अब जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। एक तरफ हमारे यहाँ अंबानी है दोस्तों, अंबानी का घर ही 23 मंजिले का है। मुंबई में अंतालिया आप जाएंगे तो अंबानी घर 23 मंजिले का है, उनके अपने हेलीकॉप्टर है। लेकिन बात याद दिला दें, अगर अंबानी किसी की हत्या कर देंगे तो उन पे वही कानून लागू होगा, वही विधि लागू होगी जो आम आदमी पर। कितनी बड़ी बात है। यानी दोस्तों, जरा देखिए हमारा समाज तो देखिए, अब समाज में कोई गरीब है, यानी अब जरा सोच के देखिए, अंबानी पर जो विधि लागू होगी वही सलमान खान पर, और जो विधि सलमान खान पर लागू होगी वही उनके ड्राइवर पर, और जो विधि उनके ड्राइवर पर लागू होगी वही रिक्शा चालक पर। और इतना ही नहीं, जो विधि रिक्शा चालक पर लागू होगी वही विधि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर भी लागू होगी।
ये है समानता का अधिकार। इसलिए पहला हमारा फंडामेंटल ही क्या देता है दोस्तों, आप याद रखिए, समानता का मतलब कितनी बड़ी बात हो, जरा समझने की बात है। हम तो इसे आप विचार समझिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए। कई बार हमें समानता का अधिकार ऐसा लगता है कोई हुई बात नहीं। अरे मेरे भाई और बहनों, आप ही जहाँ रहते हैं कोई जमींदार है, कोई बहुत बड़ा संपन्न व्यक्ति है, लेकिन इस देश में संपत्ति के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, कानून के हिसाब से विधियां का, धर्म के हिसाब से विधियां नहीं बनती, बल्कि इसे हमारे यहाँ न्यायपालिका में कभी अब जाएंगे तो न्याय की देवी ने आंख पे पट्टी बांध रखी है, सब बराबर। यानी कहा भी जाता है जो सलमान खान के खिलाफ एक केस आया हिट एंड रन का, यानी उनकी कार किसी को मार के भाग गई, तो वो बच इसलिए पाया कि कार उनका ड्राइवर चला रहा था। ये जरा सोच के देखिए, सलमान खान के ऊपर जो केस लागू होगा वही उनके ड्राइवर के ऊपर भी लागू होगा। जबकि जो रिक्शा वाला, अगर रिक्शे वाले ने किसी की हत्या कर दी तो वही विधि लागू होगी जो किसी पढ़े लिखे आदमी ने हत्या कर दी किसी की। इसलिए इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कई हमारे देश में माफिया हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर भी वही विधियां लागू होती हैं जो आम व्यक्ति के ऊपर। कितना रेडिकल विचार है दोस्तों, कितना कमाल का विचार है। इसका मतलब है, आप जरा सोच के देखिए, अब यही बात अनुच्छेद 14 में लिखी गई है, विधि के समक्ष समानता। और ये कहा भी जाता है अनुच्छेद 14 का मतलब क्या हो गया कि सब व्यक्ति विधि के समान। एक ही बात कहने के 5 तरीके आप लगा लीजिए। अब इसी बात को अगर लिखा जाए तो किसका मतलब क्या हो गया, समानता का अधिकार का मतलब है सभी विधि के समक्ष समान होंगे। इसी कहने का अलग अलग तरीका है। सभी विधि के समक्ष समान होंगे, यानी याद रखिए सभी पर समान विधि लागू होगी, जबकि हैसियत सबकी अलग है। भाई देखिए, संविधान लिख दिया गया, समाज में तो हैसियत अलग अलग है। कोई प्रोफेसर है, कोई चपरासी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर। तो विधि की देवी के सामने सब बराबर है, यही अनुच्छेद 14 कहता है, विधि के समक्ष समानता। इसलिए इसका सीधा मतलब हो गया विधि सर्वोच्च होगी, व्यक्ति नहीं। इसका मतलब ये भी हो गया, कि व्यक्ति की जाति, पद, उसकी प्रतिष्ठा, ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, उससे समान विधि होगी। और आपको अगर याद होगा, गुजरात में डीआईजी, इतने बड़े पुलिस अधिकारी बंजारा जेल में है। तो बात याद रखिए, हमारे यहाँ दोस्तों पुलिस का शासन नहीं है, विधि का शासन है। बात याद रखिएगा, पुलिस भी विधि के नीचे है। पुलिस है विधि को क्रियान्वित करने के लिए, इसलिए शासन दरोगा जी का नहीं है। दरोगा जी कभी लठ घुमाए तो उनको बता दीजिएगा, विधि का शासन है। और ये बात, ये फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब है कल के लिए कोई विधानसभा, कोई संसद ऐसा विधि बना दे जो आम जनता से इस समानता का अधिकार छीन ले, तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट है ये। अब अलग अलग केस, इसलिए अब न्यायपालिका हम देखेंगे हर रोज कोई न कोई मामला आता रहता है, और इसलिए न्यायपालिका हमेशा एक ही बात पे विचार करेगा, न्यायपालिका देखेगा। इसलिए फंडामेंटल राइट फंडामेंटल है, क्योंकि एक तरफ अनुच्छेद 14 मेरे दोस्तों ने 100 सोनार की ने एक लोहार की। अब देखो, लोहार एक धम्म से मारता है थोड़ा, और सोनार क्या करता है, खुट 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 किए जाता है। तो संसद की द्वारा निर्मित विधियां क्या है, सुनार वाला काम है। एक विधि बना दिया, 2 विधि बना दिया। एक तरफ देश की 1000 विधियां, एक तरफ अकेले अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के खिलाफ कोई विधि नहीं हो सकती, इसलिए फंडामेंटल राइट, कोई विधि बने इसे आप अनुच्छेद 14 केवल एक आर्टिकल मान के मत चलिए। अनुच्छेद 14 सब पे भारी, ये खली है। और आप जानते हैं खली है, और ये विधियां क्या है, संसद द्वारा विधियां क्या है, राजपाल यादव। और जब राजपाल यादव खली टकरा जाएंगे तो कौन जीतेगा, खली। इसलिए कितना बड़ा महत्व हो गया, सब बराबर हो गया दोस्तों। क्या कमाल का चेंज अनुच्छेद 14 ने ला दिया। तो अनुच्छेद 14 ने कहा अब क्या जाति, धर्म, पद, प्रतिष्ठा, किसी, यानी जो विधि प्रधानमंत्री पर लागू होगी वही विधि किस पर लागू होगी, आम नागरिक पर। इतनी बड़ी बात हो गई।
इसे कहा भी जाता है हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं है, ये बात मैंने शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको। इसे 14 बड़ा महत्व का है। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये बताओ, अगर सभी के ऊपर समान विधि लागू होती है तो आप सवाल एक पूछेंगे कि सर आप ये बताओ, यानी अनुच्छेद 14 की बात को हम आगे बढ़ा दें, यानी समानता के अधिकार को आगे बढ़ा दें। याद रखिए पहले समानता कहाँ स्थापित होगी? लॉ से। आप कहोगे सर ये बताओ, फिर तो इसका मतलब है कि ए ने बी को गोली मारी। तो समानता का अधिकार का मतलब है कि अगर एक एग्जाम्पल देखें, अगर मोहन ने हत्या कर दी रमेश की तो इनके ऊपर समान भी लगेगी। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल है कि हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल, अगर मोहन ने हत्या कर दी रमेश की तो स्वाभाविक रूप में मोहन जेल में बंद होगा। हमारे यहाँ विधि है भारतीय दंड संहिता की धारा 302, वो जेल में जाएगा। और अगर सभी के लिए समान विधि लागू होती है तो फिर आप पूछेंगे ये स्टार्ट नहीं है। अगर सभी के लिए समान विधि लागू होती है तो फिर आप पूछेंगे सर ये बताओ, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, और अपने राष्ट्रपति राज्यपाल का नाम आप याद कर लो। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय भी, राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय किसी आम नागरिक या रमेश की हत्या कर दे तो सवाल है क्या उनके ऊपर भी मुकदमा चलेगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं सब विधि के समान है, सब विधि के समान है। तो आपको याद दिलाए दोस्तों, हमारे यहाँ सब विधि के समान है। लेकिन एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा है कि मान लीजिए आप कहोगे सर अमेरिका का भारत में राजदूत है, भारत में अमेरिका का राजदूत है, और अमेरिका के राजदूत ने क्या किया? भारत में अमेरिका का राजदूत है और उस अमेरिका के राजदूत ने भारत में किसी की हत्या कर दी। अब क्या होगा? आप पूछोगे सर ये बताओ सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, आपने तो यही बताया। लेकिन दोस्तों आप जानते हो, आप याद रखो, इसलिए कहा भी जाता है कि हमारे अधिकार में, हमारे संविधान में अधिकार निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब है कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, एक ही अधिकार लागू होगा, ये निरपेक्ष है। लेकिन सापेक्ष का मतलब है पद की तुलना में अधिकार बदल जाए, समय की तुलना में अधिकार बदल जाए। इसे देखें, निरपेक्ष है, हवा है, पानी है, हर जगह। क्या 100 साल पहले, क्या 100 साल बाद, क्या अमेरिका में, क्या भारत में, हवा पानी तो हर जगह है, निरपेक्ष है। सापेक्ष है, जो भारत में हो अमेरिका में ना हो, जो दिल्ली में हो चेन्नई में ना हो, सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब है, इसका मतलब अगर निरपेक्ष अधिकार है तो सबके समान एक जैसा व्यवहार होगा। यही तो समानता का अधिकार हमने पढ़ा। लेकिन अगर सापेक्ष है, इसका मतलब ना अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है। अभी दुविधा आप करेंगे, आप सर कहेंगे, आप तो कहेंगे सर ये लो, एक बार तो बता दिया कि समानता का मतलब है समान व्यवहार। अभी तो हमने क्या बता दिया? समानता का मतलब है समान व्यवहार। और समान व्यवहार का मतलब है क्या पीएम, क्या सीएम, क्या डीएम सबके साथ समान व्यवहार होगा? क्या पीएम, क्या सीएम, क्या डीएम सबके साथ समान व्यवहार होगा? लेकिन अब आप कहोगे कि ना सर ये तो कंडीशन अलग है, क्योंकि कई बार आप न्यूज में देखोगे कि अलग अलग कंडीशन आ जाती है। इसीलिए दोस्तों हमारे यहाँ समानता का अधिकार बिल्कुल निरपेक्ष नहीं है, यानी हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होगा। यदि आरंभिक रूप में जब हम समझते हैं तब एक जैसा व्यवहार आता है। और ऐसा क्यों किया गया? कुछ व्यवहारिकताएं हैं। इसका आपको याद दिला दें, किसको थोड़ा सा अपवाद मिला हुआ है, यानी समानता का निरपेक्ष अगर व्यवहार होता, सबके साथ एक ट्रीटमेंट होता, इसका मतलब भारतीय संविधान में अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। सापेक्ष किसके? पद के। सापेक्ष किसके? समय के। तो निरपेक्ष और सापेक्ष की बात याद रखिएगा। निरपेक्ष का मतलब है जब मैं हमेशा सच बोलूं, एक ही बात है, कल परसों आजकल। सापेक्ष का मतलब है परिस्थितियां अलग होने पे मेरी बात बदल जाए, सापेक्ष। उसको कैसे एग्जाम्पल आप ले दीजिए।
इसका मतलब है अब सापेक्ष अधिकार क्यों है, इसलिए कहा भी आता है भारत में फंडामेंटल राइट निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष। इसका मतलब है चीजें बदल जाती है। क्यों? याद रखिए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल, बात याद रखिए, हमारे यहाँ संविधान केवल दो को ये विशेष सुविधा दे रहा है, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, आईएएस अधिकारी नहीं, न डीजीपी, इसलिए न सीएम, न पीएम, न डीएम, बल्कि यहाँ पे केवल है राष्ट्रपति और राज्यपाल। और राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए क्या है? पहली बात, इनके पद पर रहने के दौरान, बात ध्यान रखने की है, पद पर रहने के दौरान, रिटायरमेंट के बाद नहीं। अगर ये अपने पद पर है, स्वाभाविक रूप में अगर ये अपने पद पर हैं, पद पर रहने के दौरान, यानी बार बार हम आपको ये बार रिपीट कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद नहीं, पद पर रहने के दौरान इनके खिलाफ, आप याद रखिए, इनको कभी भी हिरासत में नहीं लिया जा सकता। और ये आप जानते हैं हिरासत में लेने का काम कौन करता है? पुलिस। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हो गई, आम व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है? इसका मतलब मोहन ने रमेश की हत्या कर दी, हिरासत में लिया जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री, राज्यपाल ने किसी की हत्या कर दी, हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अभी सापेक्ष हो गया, ये इनके साथ भेदभाव हो गया, या कह लीजिए विशेष स्थिति मिल गई। और दूसरा, याद रखिए, इनको हिरासत में नहीं लिया जाएगा, पहला, और इनको कभी भी अपने पद पर रहने के दौरान किसी भी कार्य के लिए इन्हें न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा। न्यायालय के समक्ष इन्हें नहीं बुलाया जाएगा। और यह भी याद दिला दें, इसका मतलब है, और इनके खिलाफ, ये बात हमेशा याद रखिए, हमारे यहाँ दंड देने की संस्था केवल न्यायालय है। ये बात मैं आपको याद दिला दूं, पुलिस का काम दंड देना नहीं है, पुलिस का काम है दंड को लागू करना। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ केवल जज ही किसी को दंड दे सकता है। इसीलिए इनको, अगर भाई जज दंड देगा तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को न्यायालय कहीं बुलाया नहीं जाएगा। तो न्यायालय बुलाया जाएगा तब तो सुनवाई होगी, तब तो दंड होगा, दंड देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है, जैसे कोई आम आदमी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, फिर उसके खिलाफ चार्ज लगाएगी, चार्जशीट फाइल करेगी, फिर न्यायालय में ले जाएगी। तो न्यायालय पूछेगा हाँ भाई बताओ उनके खिलाफ क्या आरोप है, पुलिस बताएगी, तब तो किसी को दंड मिलता है। लेकिन जब राज्यपाल, राष्ट्रपति को न्यायालय बुलाया ही नहीं जाएगा तो बाकी हमारे यहाँ दंड देने की और कोई संस्था नहीं है। आप याद रखिए, आपको अगर ना सर दंड देने की संस्था है, हमारे बापू भी दंड देते हैं, अब संविधान में नहीं है, कई बार व्यवहार में ऐसा हो जाता है। आपको अगर ना सर खाप पंचायत, टीचर और हमारे गुरुजी थे, ऐसी बच्चों को पिटाई करते थे, पूछो मत। कई बार मेरे प्यारे बच्चों, कई बार टीचर भी पीट देता है, कई बार बापू भी पीट देते हैं, लेकिन ये संविधान के खिलाफ है, संविधान ऐसा नहीं मानता, इसलिए कई बार तो पति पत्नी को धुन देता है। बताओ, ये संविधान में ऐसा, संविधान में कल्पना नहीं की गई, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो संविधान कह रहा है कि ना मेरे दोस्तों, न्यायालय में राष्ट्रपति राज्यपाल को बुलाया नहीं जा सकता, हिरासत में लिया नहीं जा सकता, इसका सीधा सा मतलब, आप कहोगे सर अगर कोई राज्यपाल गोली मार दे तब भी हत्या कर, तब भी राज्यपाल को नहीं बुलाया जा सकता, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाएगा। इसका मतलब है, बात है पद पर रहने के दौरान, रिटायरमेंट होने के बाद नहीं। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, इसका मतलब तो राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ पद पर रहने के दौरान कोई मुकदमा चलेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, ना कोई मुकदमा बना रहेगा, ना शुरू होगा। इसका मतलब है राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ कोई मर्डर का मामला पहले चल रहा है, और जिस दिन वो राष्ट्रपति राज्यपाल बन गया उसी दिन वो न्यायालय में केस बंद हो जाएगा, और जब वो रिटायर हो जाएगा फिर केस शुरू होगा। इसका मतलब है पद पर रहने के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ न तो कोई मुकदमा, आरंभ किया जाएगा, न बना रहेगा। बात ध्यान दिला दे, न तो शुरू होगा, और शुरू है कंटिन्यू ही होगा। आप कहोगे सर ये तो बड़ा अच्छा तरीका है,
इसका मतलब है किसी आदमी ने मर्डर किया, उसको राज्यपाल और राष्ट्रपति बना दो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हकीकत की बात है कि बड़े संवैधानिक पद हैं। अगर इनको ऐसे थोड़ा सा छूट दी गई है, इसका ये मत मानो कि यार फिर तो अच्छा तरीका सर ने बता दिया, मर्डर कर गवर्नर बन जाओ। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जरा संविधान के दृष्टिकोण से इस बात को देखो। तो संविधान निर्माता ये मानते नहीं थे कि राष्ट्रपति राज्यपाल जैसे गरिमामय पद पर बैठा व्यक्ति कभी ऐसे अशोभनीय काम करेगा। इसलिए मेरे बच्चों ये भी बात बता दें, एक संविधान होता है, एक नैतिक मर्यादा होती है। इतने बड़े पद पर बैठा है व्यक्ति, कुछ तो नैतिक मर्यादा का ध्यान रखेगा। इसलिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मर्डर को गवर्नर राष्ट्रपति बना दिया गया हो, याद रखो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ ये जरूर हुआ है, कोई राज्यपाल है उसके खिलाफ ऐसे आरोप लगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के खिलाफ पद के दौरान ऐसे आरोप लगे थे कि भ्रष्टाचार हुआ। तो जब न्यायालय में उनके खिलाफ मामला आया तो न्यायालय ने कहा ना ना भाई, गवर्नर है गवर्नर। याद रखो, गवर्नर के दोस्तों क्या जलबे। कभी राजभवन में जाओ, गवर्नर तो ये आज भी है कि गवर्नर के खिलाफ कोई मामला नहीं चलेगा। लेकिन आप कहोगे, और ये संविधान के, इसका मतलब है कि अनुच्छेद 14 में समानता की बात का पहला अपवाद दिया गया। और कहोगे सर ये बताओ, ये राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए ऐसा क्यों किया गया? तो इसका सीधा उत्तर है, इतनी बड़ी गरिमा में पद है पहला। और एक ब्रिटेन में कहावत थी कि ब्रिटेन के लोकतंत्र से हमारा बड़ा लोकतंत्र प्रभावित है। ब्रिटेन में कहावत थी, किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि राजा काम ही नहीं करता। अरे बच्चों देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनता कौन है 70 साल की उम्र के बाद? कोई व्यक्ति। और वो निर्वाचित तो है नहीं, राष्ट्रपति तो निर्वाचित है लेकिन आम लोगों से तो होता नहीं। लेकिन इसलिए उनका एक गरिमा में पद है। राष्ट्रपति राज्यपाल ये काम इस ठीक वैसा नहीं करेंगे से हमारे घर के दादाजी। भाई गरीब दादाजी इतनी उम्र के हो गए हैं, अपने जीवन पर नियंत्रण भी करना जानते हैं। अब आप कहोगे दादाजी ने किसी का मर्डर कर दिया, अरे सब काम बच्चे करते हैं, दादाजी क्यों करेंगे ऐसा काम? इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। और कभी कोई व्यक्ति इनके खिलाफ न्यायालय में जाए भी ना, ये भी एक बात भाई भारत में कई बार देखा होगा। अब आप शहर में पढ़ने चले आए, आपके पड़ोसी से आप घर वालों की झगड़ा हो गया तो आपका भी नाम FIR में लिखवा दिया। आप सोचो क्यों? क्योंकि सोच रहा है कि ये बच्चा भी न पढ़े। तो भारत में तो कई बार लोग पर्सनल दुश्मनी के कारण केस चले आते हैं, FIR करवा देते हैं। इसलिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को हटाया गया है, ये विशेषाधिकार दिया गया है कि कोई बिला वजह पर्सनल दुश्मनी के कारण भी इनके खिलाफ कोई थाने में जाके FIR न करा दे। और तो उसमें सर नेताओं के खिलाफ कई बार होता है, बेचारे MP हैं, MLA हैं, आपने कई बार सुना होगा उनके खिलाफ ये मामले चलने, उसमें आधे मामले तो फर्जी होते हैं, आधे मामले तो विपक्षी दल के द्वारा कर दिए जाते हैं कि ये अपराध किया वो अपराध किया। इसीलिए हमने कहा कि इतने बड़े पद हैं कि इन पर छीछालेदर न होने पाए, इसलिए हमने ऐसा विशेषाधिकार इनको दे दिया। आप पूछेंगे सर किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 361 में, 361 में। और ये भी बात याद रखने की है। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, ठीक है राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक मामला तो नहीं चल सकता। और आप याद रखो, न्यायालय में 2 प्रकार के मामले जाते हैं। एक आपराधिक, हत्या, डकैती, मर्डर। भाई न्यायालय 2 प्रकार के मामलों को सुनता है। एक आपराधिक जैसे क्रिमिनल, फौजदारी, जो भी कह लो आप। और एक खास बात है, जो क्रिमिनल मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, उसमें तो राष्ट्रपति को छूट है। और क्रिमिनल का मतलब है कि जब एक व्यक्ति दूसरे की हत्या कर रहा है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर है। भाई अगर मोहन ने रमेश की हत्या कर दी, ये रमेश की हत्या नहीं है, पूरे लोक व्यवस्था की हत्या है। और कल के लिए अगर रमेश को दंडित, मोहन को दंडित नहीं किया गया तो समाज में व्यवस्था फैल जाएगी। इसे कहते हैं आपराधिक मामले, जिस मामले का फर्क पूरे समाज पर पड़ रहा है। दूसरा मामला कौन सा है? सिविल, दीवानी। अच्छा वो वाला दीवानी नहीं जो हम आप समझते। दीवानी का मतलब है संपत्ति का झगड़ा। अच्छा पति पत्नी के झगड़े होने की तो कोई उम्र नहीं होती, कभी भी झगड़ा हो जाए। तो आप कहोगे सर ये बताओ, गवर्नर साहब के पत्नी के बीच कोई झगड़ा हो जाए तो भी न्यायालय में नहीं जाएंगे? भाई गवर्नर राष्ट्रपति पति भी तो हो सकता है। भाई हमारे 2 प्रकार के काम हैं, एक तो हमें किसी पद पर बैठने के कारण काम कर रहे हैं, हमारा निजी जीवन भी तो है। तो आप कहोगे सर ये बताओ, मान लो गवर्नर साहब और राष्ट्रपति
गवर्नर साहब और उनकी पत्नी के बीच को झगड़ा हो जाए तो क्या उनके पद पर रहने के दौरान ये भी न्यायालय में नहीं जाएगा? ये जाएगा। ये अपवाद है। यानी भाई पत्नी का झगड़ा, संपत्ति का झगड़ा, ये सिविल मामले हैं। दीवानी कहिए, सिविल कहिए, आप उसे सिविल कहिए, दीवानी कहिए, इसका मतलब है ये मामले जा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई गवर्नर है, भाई के साथ संपत्ति का झगड़ा हो गया, ये मामले न्यायालय में जा सकते हैं। यानी संपत्ति के मामले में, विवाह के मामले में हम राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ भी न्यायालय में जा सकते हैं। इसका मतलब उनके ऊपर वहां वही कानून लागू होगा जो बाकी लोगों के ऊपर लागू होता है। लेकिन आपराधिक मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष अधिकार मिला हुआ है। ये बात हमें तय हो गई, ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन आप फिर दूसरा सवाल पूछेंगे, इसका मतलब है समानता इसलिए सापेक्षिक है क्योंकि दो पदों को थोड़ा अपवाद बना दिया गया है और ऐसा अनुच्छेद 361 में लिखा गया है। इसे कई बार संविधान के एक आर्टिकल पढ़ते समय दूसरे को भी ध्यान रखना है। दूसरा, आप कहोगे सर इनका ये राजदूत का नाम क्यों लिखा? याद रखिए, राजदूत को समानता से कोई सुविधा या समानता से अपवाद संविधान में नहीं लिखा गया है। कुछ परंपराएं होती है दोस्तों, आप याद रखो। अब भारत का राजदूत अमेरिका में होगा, अमेरिका का राजदूत भारत में होगा, तो ये संयोग की बात है, दुनिया के कानून अलग अलग होते हैं। भारत में हम कार चलाने के लिए दाहिनी तरफ बैठते हैं, अमेरिका हम लोग बाईं तरफ बैठ कार चलाते। तो मान लो कि अमेरिका में चालन के नियम अलग हैं, हमारे यहाँ चालन की विधि अलग है। अब आप जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ कोई कपड़ा बहुत छोटा पहन के अचानक सड़क पे डांस करने लगे तो अश्लीलता समझी जाएगी, कानून का उल्लंघन है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो मान लो कोई अमेरिका का राजदूत है और एकदम से मामूली कपड़े पहन के से दौड़ रहा है, उसको पुलिस हिरासत में नहीं लेगी। इसलिए राजदूतों के लिए भी विधि के समक्ष समानता का विचार लागू नहीं होता। राजदूतों के लिए विधि के समक्ष समानता का विचार लागू नहीं होता, उन्हें भी छूट मिलती है, लेकिन ये छूट व्यवहारिक रूप में है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों राजदूतों को ये सुविधा उसी समय से मिल रही है जैसे हमारे यहाँ रावण के दरबार में अंगद गए थे, तो ये बात विभीषण ने कहा था, भाई राजदूत को हत्या नहीं करते। नहीं पता चला अगर राजदूत को मारने की धमकी हो जाए फिर तो यूक्रेन के राजदूत को रसिया मार देगा, क्योंकि रसिया का यूक्रेन से झगड़ा चल रहा है। इसलिए राजदूत को हम फंसा देंगे कानून में, क्योंकि पता चला पाकिस्तान का जो राजदूत भारत में है उसको हमने फंसा दिया कि देखो इसने विधि का उल्लंघन किया, क्योंकि हमारे उससे दुश्मनी है। इसलिए राजदूतों को थोड़ा सा सुविधा दी गई है, उनके ऊपर समानता का सिद्धांत अपवाद होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, बाकी लोगों के लिए हमारे यहाँ विधि एक ही लागू होगी। अब वो चाहे कोई महाराज हो, कोई मौलवी हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई पुलिस अधिकारी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा देखिए, आजकल सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद है और ऐसा आदमी जो कि नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस को BMW गिफ्ट में दिया, सोचिए इतना बड़ा पैसा जमा लिया उसने, उसके बावजूद पुलिस ने उसको ब्लैक बाय हिरासत में रखा है। चलो विधि का उल्लंघन किया, जाओ पीछे। और अब देखो नीरव मोदी ऐसे लोग भाग खड़े हुए। अब कहोगे सर ये बताओ विधि की समक्ष समानता के कारण ही सब भाग रहे हैं क्या? तो अब सवाल है कि हमारे यहाँ तो विधि एक जैसी है, इसलिए कई बार लोग भाग जाते हैं देश छोड़ के कि उनको दंडित न किया जा सके, फिर भी सरकार उनको पकड़ाती है, क्योंकि याद रखिए राज्य के पास संप्रभुता है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपने सुना ही होगा ये, कई बार तो हम विदेशों में कोई भाग जाता है तो सरकार से पकड़ के फिर हम लाते हैं उसको। विजय माल्या के खिलाफ अभी लंदन कोर्ट में कार्यवाही चल रही है, लेकिन उस देश में हमारा कानून लागू नहीं होता। भाई हमारा कानून हमारे देश में लागू होगा। इसका मतलब है एक बात हमने समझ ली कि फंडामेंटल राइट में पहला फंडामेंटल राइट क्या है? समानता का अधिकार। यानी सब बराबर, सब बराबर। समानता के अधिकार में सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो आप जरा सोच के देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें तो कुछ लोग कहते हैं हम बड़े हैं, नहीं, हकीकत की बात है कोई बड़ा कोई छोटा है ही नहीं, क्योंकि सारी विधियां सबके लिए एक समान है।
और ये हमने ब्रिटेन से सीखा, सब बराबर। तो इसका हम पहली बात सीख ली। और दूसरी, कुछ अपवाद हमने बना लिया राष्ट्रपति और राज्यपाल का, क्योंकि वो व्यवहारिक कारण थे कि भाई ऐसे पद हैं जो संवैधानिक है, उनको पॉलिटिसाइज न किया जाए। तो हमने कहा भाई चलो आपको विशेष अधिकार दे देंगे, और राजदूतों को व्यवहारिक रूप में दे दिया। यानी कुछ समानता से थोड़ा अपवाद भी है, इसलिए हमारे संविधान में मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। और जब अपवाद हो जाए तभी से कहते हैं सापेक्ष है, सापेक्ष। इसका मतलब है कि परिस्थिति के अनुसार थोड़ी कंडीशन हमारी बदल जाती है। लेकिन अब आप दूसरा सवाल पूछोगे, आप कहोगे सर ये बताओ ये कौन सा समान अधिकार है? टका सिर भाजी टका सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। भाई सबके साथ एक जैसा व्यवहार ये कैसे होगा? क्योंकि सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। अब इस बात पर आपत्ति क्यों करोगे आप कह रहे, हम तो कह रहे हैं विधि के समक्ष समानता का विचार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्रांतिकारी है, सबको ये सामने अधिकार दे दिया, सबके सब विधि के समक्ष एक समान, न कोई छोटा न कोई बड़ा। तो आप कहोगे सर ये बताओ ये इसमें हमें लफड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि अब सवाल ये है ऐसा कैसे होगा? समाज में परिस्थितियां तो अलग अलग हैं। अब आप कह रहे हो कि सबके साथ एक समान व्यवहार, तो समानता के अधिकार में समस्या कहां रही है? ठीक है, बात तो ठीक है, आपने कह दिया कि सबके लिए एक जैसा होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। वह समानता कहीं भी मतलब है कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप कहेंगे सर एक समस्या, और समस्या ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, एक व्यक्ति दिल्ली में सेंट स्टीफन में पढ़ाई कर रहा है। आपको सर ये बताओ, एक व्यक्ति दिल्ली में सेंट स्टीफन में पढ़ाई कर रहा है, उसके पिता प्रोफेसर हैं, और दूसरा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के जंगलों में बैठा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में बैठा हुआ है और वो जनजाति समुदाय का व्यक्ति है। जनजाति समुदाय का व्यक्ति है, और चूंकि आपने बता ही दिया कि समानता का अधिकार होगा, इसका मतलब है कि दोनों अगर सिविल सेवा में परीक्षा देना चाहते हैं तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। यही तो अभी तक हमें मतलब समझा, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, तो स्वाभाविक रूप में सब एक जैसा टैक्स देंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। तो आप कहोगे सर अब बताओ, दिल्ली में सेंट स्टीफन में पढ़ने वाला बच्चा और छत्तीसगढ़ के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले एक बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे किया सकता है? इसको किसी तरीके से स्कूलिंग की सुविधा मिली, जद्दोजहद करके दलिया उलिया खा के पढ़ने बेचारा गया, और अब हम कह रहे हैं हम समानता का व्यवहार करेंगे। और दूसरा भी एग्जाम्पल हो सकता है, अभी आप देखेंगे कि लड़के हैं उनको पढ़ने की सुविधा मिल गई, लड़कियां हैं परिवार में बेचारी अभी जद्दोजहद कर रही हैं। हमारे घर में कहा जा रहा है कि नहीं भाई लड़कियां कैसे पढ़ेंगी, इनका काम तो घर गृहस्थी चलाना है, शादी करना है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है मेरे बच्चों कि जब भाई समाज में परिस्थितियां अलग अलग हैं तो क्या एक समान व्यवहार करने समानता है कि ये और समानता बढ़ जाएगी? समस्या तो यह आ रही है। अरे एक समान व्यवहार तब करो प्यारे भाइयों जब सबकी, भाई दोनों प्रोफेसर के बच्चे हैं, दोनों सेंट स्टीफन में पढ़ते हैं, तब तो एक साथ व्यवहार करो। यहाँ तो परिस्थितियों में बड़ी भिन्नता आ रही है, यहाँ तो परिस्थितियों में अंतर आ रहा है। इसलिए एक बच्चा गांव में बैठा हुआ है जो किसी तरीके से पढ़ाई कर पा रहा है, दूसरा बच्चा अच्छे कॉलेज में गया। आपको सब बराबर सब बराबर, ये बात हमारे संविधान निर्माता जानते थे। इसलिए भी दोस्तों एक तरफ तो अनुच्छेद 14 में कहा गया सबके साथ समानता होगी, इसको कहा गया विधि के समक्ष समानता, लेकिन अगले ही मुकाम पर ये बात कह दी गई ना ना ना, हम समानता ही नहीं रखेंगे बल्कि कुछ लोगों का प्रोटेक्शन भी करेंगे, कुछ लोगों को विशेष सुविधा देंगे, कुछ लोगों का प्रोटेक्शन करेंगे क्योंकि वंचित समाज के लोग हैं। इसलिए
हमारे यहाँ अनुच्छेद 14 में दूसरी बात लिख दी गई, विधि का समान संरक्षण। केवल विधि के समक्ष समानता नहीं, समान शब्दों पर ध्यान दीजिए, इक्वल प्रोटेक्शन। केवल विधि का समान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि, और आप जानते हो किसके संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है? जो हाशिए पर है, जो वंचित है। हम किसका संरक्षण करेंगे? जो वंचित है। हम किसका संरक्षण करेंगे? जो हाशिए पर है। इसका मतलब कैसे संरक्षण करेंगे? उनके लिए कुछ अलग विधि बनाएंगे, कुछ अलग पॉलिसी बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कानून चलता है, अगर आपके पास किसी जमीन का मालिकाना हक तब माना जाएगा जब उस जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम हो। जनजातीय क्षेत्रों में कानून नहीं है। जनजातीय क्षेत्र जहां पे बसे हुए हैं वो जमीन उनकी है, भले उसके नाम से उनकी रजिस्ट्री ना हो। अंतर कर दिया हमने। यानी चूंकि इनकी स्थिति, संरक्षण का मतलब है किसका संरक्षण? जो वंचित है। किसका संरक्षण? जो हाशिए पर है। इसलिए समानता का मतलब सभी के साथ समान व्यवहार नहीं, बल्कि वंचित लोगों का समान संरक्षण। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब संरक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें या तो विधि बनानी पड़ेगी, या तो कोई नीति बनानी पड़ेगी, या तो कोई नीति बनानी पड़ेगी। और विधि कैसे हमने बनाई? फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2008 में बना। तो यानी वन्य, फॉरेस्ट यानी वन जोत, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, वन जोत अधिनियम 2008 में बना। और इसमें कह दिया गया है कि जनजाति जहां भी रह रहे हैं उस जल जंगल जमीन पर उनका मालिकाना हक होगा, उनको वहां से हटाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात है ये। अभी सरकार तो हमारे कहीं हाईवे बनाए तो किसी और समुदाय को हटा सकती है, जनजातियों को नहीं हटा सकती। अब बताइए, आप कहेंगे सर ये विशेष व्यवहार हो गया, यानी जनजातियों को हमने विशेष संरक्षण दे दिया। और आप याद रखिए, चूंकि हमारा देश चलता तो विधि से है, इसलिए विशेष संरक्षण देने के लिए या तो विधि बनानी पड़ेगी या पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो नीति क्या देंगे कि भाई जनजाति समुदाय को हमने आरक्षण दे दिया। अब हमने कहा कि अब सिविल सेवा में परीक्षा के लिए सामान्य किसी व्यक्ति को, इस व्यक्ति को नंबर प्राप्त करना पड़ेगा 800। अगर ये यूपीएससी में क्वालिफाई करना चाहता है, इसको 800 नंबर प्राप्त करना पड़ेगा। जनजाति समुदाय के व्यक्ति को 650। भेदभाव कर दिया हमने। आप कहोगे ओ माय गॉड सर, ये बताओ आप समानता की बात कर रहे हो, भेदभाव की बात कर रहे हो? अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है? मेरे दोस्तों, समानता की बात भी करता है, भेदभाव की बात भी करता है। आप कहोगे सर ये तो बात जलेबी की तरह उलझ रही है। एक शेर है कि जहर देते हो कहते हो पीना होगा, यानी जहर देते हो और नाजो अंदाज से कहते हो पीना होगा, और जब मैंने पी लिया तो कहते हो मरते क्यों नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हो जीना होगा। कमाल की बात है। आप कहोगे सर ये तो मामला उलझ गया। एक बार आप कह रहे हो समान व्यवहार होगा, फिर कह रहे हो भेदभाव होगा, यानी अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग व्यवहार होगा। तो ये बताओ समानता में क्या शामिल है, समानता या भेदभाव? और दोनों विरोधी है, दोनों पूरक है मेरे प्यारे बच्चों। समानता और भेदभाव साथ साथ चल सकते हैं। कैसे? अब देखो, आप समानता भेदभाव साथ साथ चल कैसे सकते हैं? और जो ये भेदभाव का तरीका हमने सीखा ये अमेरिका से। ये हमने भेदभाव का तरीका अमेरिकी विधि से सीखा, समानता का तरीका ब्रिटेन से। फिर आप कहोगे सर इसको और बताओ, फिर अब समानता भेदभाव कैसे चलेगा साथ साथ? तो बच्चों अब देखो, समानता भेदभाव कैसे साथ साथ चलता है, जबकि हमें ही समझ में आता है। यानी अभी हमारा डिस्कशन किस पे है? समानता के अधिकार पे। अब समानता के अधिकार में एक तरफ समानता है, समानता है। अब समानता का मतलब है सभी के साथ समान व्यवहार। समानता का मतलब तो ये होता है सभी के साथ समान व्यवहार, जो हमने सीखा।
जबकि भेदभाव का मतलब तो ये होता है असमान व्यवहार। भेदभाव का मतलब तो होता है भाई असमान व्यवहार किया जाएगा, अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। जैसे आपको भाई बहन दोनों लोग हैं, अब भाई बहन को नाश्ते में एक ही समान दलिया दी जाए तो विधि के समक्ष समानता, सभी के साथ समान व्यवहार। और पता चला बहन को सूखी रोटी दे दी जाए और सारे मलाईदार खाने भाई को दे दिया जाए, क्यों? भाई लड़ेगा, भाई है कमाएगा, बहन तो पराया धन है। भेदभाव है। और मेरे प्यारे भाइयों, भेदभाव भी दो प्रकार का होता है। असमान व्यवहार भेदभाव है। भेदभाव एक है तार्किक विवेकपूर्ण, जिसको हम, और एक है अतार्किक। एक है भेदभाव तार्किक। अब तार्किक भेदभाव कौन है? अब मेरे बच्चों को याद रखो, अब आईएएस को जो पेमेंट मिल रहा है वो पीसीएस को नहीं मिलेगा, और जो पीसीएस को मिल रहा है वो दरोगा को नहीं मिलेगा। ये भेदभाव तार्किक है, ध्यान रखिए। और इसीलिए अरे भाई जो वंचित स्थिति में पैदा हुआ, आप कहोगे सर ये बताओ, जनजातीय वाला एग्जाम्पल देके बताओ। तो जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को परीक्षा में कम अंक पर प्रवेश देना तार्किक भेदभाव है, क्योंकि वो हाशिए पर पैदा हुआ, उसको उतनी शिक्षाएं नहीं मिली, सुविधा नहीं मिली। अतार्किक भेदभाव क्या है? यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या एक आईएएस है। अतार्किक भेदभाव क्या है? कि जाति के आधार पर दो आईएएस को अलग अलग वेतन देना अतार्किक भेदभाव है। यानी अतार्किक भेदभाव क्या है? यदि दो आईएएस ऑफिसर की जाति अलग अलग है, उनको अलग अलग पेमेंट देना, उनको पृथक वेतन देना, यह अतार्किक भेदभाव है। पुरुष और महिला दोनों आईएएस हैं, दोनों को अलग अलग वेतन देना अतार्किक भेदभाव है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अगर ये सोचते हो समानता में हम बिल्कुल समानता स्थापित कर देंगे, एक जैसा व्यवहार कर देंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए समानता का मूल मतलब होता है अतार्किक भेदभाव, अतार्किक असमानता समाप्त करना। अतार्किक असमानता समाप्त करना, तार्किक असमानता को बनाए रखना। यही मामला भी उच्चतम न्यायालय से पूछा गया कि भाई ये बताओ, आर्थिक आधार पर आरक्षण तार्किक समानता या तार्किक? तो उच्चतम न्यायालय ने कहा तार्किक। क्योंकि ध्यान रखिए, क्योंकि ये भेदभाव कौन करेगा? अनुच्छेद 14 में तो है नहीं। अनुच्छेद 14 में लिख दिया गया समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। भेदभाव करेगा कौन बच्चों? इसलिए संविधान नहीं करता, भेदभाव के लिए संसदीय विधि बनेगी। भेदभाव कौन करेगा? संसदीय विधि के द्वारा। भेदभाव कौन करेगा? संसदीय विधि भेदभाव करेगी। भेदभाव कौन करेगा? राज्य की नीति के द्वारा भेदभाव होगा। लेकिन कई बार ऐसा अगर राज्य के द्वारा भेदभाव होगा, संसद के द्वारा भेदभाव होगा, सरकार के द्वारा भेदभाव होगा, तो हो सकता है भाई सरकार एक पार्टी की है तो जानबूझकर मनमानी कर दिया जाए। इसीलिए भेदभाव उचित है या अनुचित है, इसकी जांच न्यायपालिका करेगा। इसीलिए भी काम अंततः, इसलिए भेदभाव उचित है, तार्किक है या मनमानी है, भेदभाव उचित है या मनमानी है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका। क्योंकि न्यायपालिका कोई पार्टी की संस्था तो है नहीं, न्यायपालिका तटस्थ है, निष्पक्ष है, न्यायपालिका अंपायर है। इसी बात याद रखिए, सरकार की हर विधि, सरकार की ज्यादातर पॉलिसी को हम चुनौती देते हैं अनुच्छेद 14 के आधार पर। इसे फंडामेंटल राइट है। और मेरे दोस्तों, इसलिए कहा भी जाता है कि फंडामेंटल राइट राज्य के खिलाफ मिलता है। आप कहोगे सर राज्य के खिलाफ या सरकार के खिलाफ? हकीकत की बात है, और राज्य का ही व्यवहारिक रूप है सरकार। देख मेरे दोस्तों, राज्य को आप देख नहीं सकते। अगर आप मैं ऐसे पूछूं बच्चों राज्य दिखाओ, भारतीय राज्य कहाँ है, तो आप कहोगे सर भूभाग तो दिखा सकते हैं, जो भारतीय कश्मीर से कन्याकुमारी भूभाग दिख रहा है, लोग हैं वो भी दिख रहे हैं, सरकार है वो भी दिख रही है, लेकिन राज्य तो कहीं नहीं दिख रहा है। इसे राज्य विचार है, राज्य का व्यवहारिक रूप सरकार है।
मेरे दोस्तों, फंडामेंटल राइट राज्य के खिलाफ मिलता है, कितनी बड़ी बात है। तो आपको सर व्यक्ति खिलाफ नहीं मिलता क्या? ये राज्य खिलाफ का मतलब है संसद खिलाफ, राज्य खिलाफ का मतलब है विधायिका खिलाफ, पीएम खिलाफ, डीएम खिलाफ, सीएम खिलाफ फंडामेंटल राइट मिलता है। जरा सोचिए, देखिए फिर तो ओ माय गॉड कितनी बड़ी बात है। व्यक्ति भारी हो जाता है, फंडामेंटल राइट नागरिकों को है, व्यक्तियों को है, तो व्यक्ति तो बड़ा हो गया राज्य से। हाँ, यही फंडामेंटल राइट है। इसीलिए आपको बता दें कि अभी आरक्षण के संशोधन किसने किया? आर्थिक आधार पर संसद ने किया। और न्यायपालिका से पूछा गया, हाँ भाई बताओ आर्थिक आधार पर आरक्षण दे। न्यायपालिका ने कहा बिल्कुल तार्किक भेदभाव है। कि न्यायपालिका ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तार्किक भेदभाव है, क्योंकि जो पिछड़े हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण तार्किक भेदभाव है। तो न्यायपालिका के सामने हमेशा कोई कोई मामला जाता रहता है, इसलिए पूछेंगे सर ये बताओ कि क्या समानता में भेदभाव होता है? बिल्कुल भेदभाव होगा, बस ये है कि अतार्किक भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब अतार्किक भेदभाव क्या है? कि जो पिछड़ा आदमी है उसको और पिछड़ा कर दो, अतार्किक भेदभाव है। जो जनजाति समुदाय का व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में न लाया जाए, अतार्किक भेदभाव है। महिलाओं को अभी भी घर में बांध के रखो, अतार्किक भेदभाव है। इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि समानता का मतलब क्या है? सभी को मुख्य धारा में ला देना। भेदभाव का पर्पस ये नहीं है कि पहले संपन्न लोगों ने गरीबों का शोषण किया तो अब गरीब संपन्न का शोषण करे। मेरे बच्चों, ये भेदभाव नहीं है। आंख के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा बना देगा, याद रखो। इसका मतलब है आरक्षण देने का आधार ये नहीं है कि पहले ऊंची जातियों ने पिछड़ी जातियों को शोषण किया तो अब पिछड़ी जातियां ऊंची जातियों को शोषण करेंगे। ना ना बाबा, आरक्षण का आधार है समानता ला देना। समानता का मतलब सब मुख्य धारा में आ जाए, सबको हिस्सेदारी मिल जाए, यही तो समानता का मतलब है। इसलिए आरक्षण तार्किक भेदभाव है। इसलिए देखो पंचायती राज महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया, तार्किक भेदभाव है। अरे वो महिलाओं की स्थिति को घर से निकालना होगा तभी तो उनका उत्थान होगा। सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किया गया, तार्किक भेदभाव है। लेकिन आप अगर ये कहो कि सर समानता का मतलब है, एक बात बताओ ये कैसे होगा? समानता में अक्षय कुमार के पास इतनी बड़ी वाहन है, ये कौन सी समानता की बात हो गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तार्किक भेदभाव है, क्योंकि अक्षय कुमार ने किसी से डाका मार के कार नहीं खरीदी है, अपने मेहनत से खरीदी है। और इसलिए अगर अक्षय कुमार के पास ये कार है, इसका मतलब है, अरे समानता का ये मतलब नहीं सूर्य कुमार यादव को आप सेंचुरी नहीं मारने दोगे। सूर्य कुमार यादव सेंचुरी मारे, कमाएगा तभी तो टैक्स देगा, उससे आम लोगों को भला होगा। इसलिए मेरे बच्चों, समानता और विशेषज्ञता, कुशलता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यानी समानता में विशेषाधिकार खत्म होगा, लेकिन विशेषाधिकार का मतलब कैसा है कि जन्मजात कोई राजा हो गया, ये समानता के खिलाफ है। विशेषाधिकार नहीं, भेदभाव नहीं, अतार्किक। लेकिन समानता का ये मतलब नहीं है कुशलता के खिलाफ हम जाएंगे। इसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलना, आपको सर ये कौन सी बात है? सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है तो हम क्या है? भारत के गोबर है, हम रत्न नहीं है। ये मेरे प्यारे बच्चों, सचिन तेंदुलकर ने जीवन में इतना मेहनत किया है, इसलिए समानता और कुशलता साथ साथ चल सकते हैं, समानता और भेदभाव साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन समानता में अतार्किक भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही है प्यारे बच्चों अनुच्छेद 14, और यहीं से हमारे फंडामेंटल राइट की शुरुआत हो रही है। इसलिए समानता का अधिकार क्या है? समानता बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, हर मामले में यह अधिकार आएगा।